हेलो गाइस, आप सभी को रेमो का नमस्कार। एप्ट्रिक्स ई क्लासेस योर लर्निंग एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2000 मेंस मैथ्स पेपर डिस्कशन सीरीज को आज हम कंटिन्यू करेंगे। हम 9 मार्च 2018 का शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कशन कर रहे हैं और आज हम पार्ट 12 क्वेश्चन आईडी 431 से क्वेश्चन आईडी 440 या फिर क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 40 तक करेंगे। 9 मार्च के पेपर में अभी तक टोटल हमने 11 पार्ट्स कवर कर रखे हैं, जिसमें एक मॉर्निंग शिफ्ट वाला कंप्लीट पेपर हो चुका है। ये दूसरी शिफ्ट का पेपर अभी हम कर रहे हैं। मेरे बारे में थोड़ी और जानकारी यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। एप्ट्रिक्स ई क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है और साथ में पिन्ड कमेंट में भी इसकी लिंक है। वहाँ पर आप अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ इसका डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए आज के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे समझ में आए और वो भी स्मार्ट थिंकिंग के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिन लोगों ने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं, ऊपर आइकन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। 431 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ओ क्या है? सेंटर है एक सर्कल का और एक टेंजेंट है जो ड्रॉन विच टचेस द सर्कल एट पॉइंट सी। ये पॉइंट सी पे टच कर रही है और एंगल AOC आपको डिफाइन करके दिया हुआ है 80 डिग्रीज। AOC आपको 80 डिग्रीज दिया है, तो मैं इस पॉइंट को अगर ज्वाइन करूं तो ये वाला एंगल मुझे क्या दिया है? 80 डिग्रीज, है ना? ठीक है, टेंशन मत लो, दिख तो रहा है 90 डिग्री से बड़ा, पर 80 डिग्री दिया है तो 80 डिग्री मान लो। तो ये कह रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल BCX। आपको BCX ये वाला एंगल पता करना है। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप कहोगे ये वाला एंगल मुझे निकालना है, तो ये वाला एंगल मैं निकाल सकता हूँ फ्रॉम द गिवन डायग्राम। अगर ये 80 डिग्री है तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी? 100 डिग्रीज हो जाएगा। पूरा 180 है तो ये अगर 100 हुआ, और आप देखना, आप ध्यान से, ये और ये साइड बराबर होंगी क्योंकि दोनों सर्कल का रेडियस होंगी। तो रेडियस होंगी, ये एक्चुअली बनेगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। और अगर आपने कहा कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो देखो ये वाला एंगल आप निकाल लोगे कि नहीं, है ना? ये दोनों एंगल, ये वाले और ये वाले एंगल बराबर होंगे, तो ये 100 हुआ, इनका सम 80 होगा, तो यानी ये वैल्यू कितनी हो गई? 40 हो गई। और देखो ये जो टेंजेंट है और ये जो टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच करता है उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये अगर 40 डिग्री बना तो ये एंगल क्या होगा आपका? 50 डिग्री, और आपका 50 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आसानी से हो सकता है। और ये क्वेश्चन आप अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से भी कर सकते हो। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है कि जैसे कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट डाली मान लिया और ये वाला कॉर्ड है, तो ये जो एंगल बनाता है थीटा, तो ये कॉर्ड हर जगह एंगल क्या बनाता है? थीटा। सर्कल के किसी सर्कम्फ्रेंस पे कोई भी पॉइंट ले लो तो एंगल थीटा ही होता है। तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, मैं थोड़ा सा फिगर को जूम कर दूं और जूम करने के बाद मैं आपको समझाता हूं कि AST से भी इसका आंसर कैसे निकल आएगा। देखो ध्यान से, यहां पर जो वैल्यू है आपकी, ये पर्टिकुलर वैल्यू, ये आपको निकालनी थी। तो मैं कहूंगा ये एंगल जरा ध्यान से देखो, ये क्या है? एक कॉर्ड है और एक टेंजेंट के बीच का एंगल है। आप कहोगे यही एंगल हर जगह बनाएगा ये कॉर्ड सर्कमफ्रेंस पे, तो मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा और अगर मैंने इस पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये एंगल निकलेगा। अगर मैं इसको थ्योरेटिकली थीटा बोलूं तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, ये रेडियस आइसोसेलेस ट्रायंगल बना। आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर बना तो ये अगर 80 है तो इन दोनों का सम क्या होगा? इन दोनों का सम 100 हो जाएगा और बराबर होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो थीटा की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 100/2, जो कि हो गया 50 डिग्री। आप कुछ भी करिए, आंसर आपका बहुत क्विकली आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस में समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में समय की घोर बर्बादी कतई ना करें, ये सरासर गुनाह है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, जिसका फॉन्ट बहुत छोटा है, मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आपको भी देखने में काफ़ी दिक्कत होगी, पर चिंता ना करें, मैं पढ़ के आपको डायग्राम ड्रॉ करके समझा दूंगा क्या है। इसमें कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स इज 24 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द 2 सर्कल इज 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। कह रहा है दो वृत्तों के मध्य की दूरी 24 सेंटीमीटर है। यदि दो वृत्त की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा तथा तिर्यक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई का योग क्या है? तो देखिए कहानी क्या करें, 2 सर्कल दे दिया इन्होंने, उनके सेंटर्स के बीच की दूरी दे दी, रेडियसेस दे दिए। कह रहे हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी जो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है और जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है, तिर्यक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, उनका लेंथ का सम क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए। तो आपको अगर थोड़ा सा भी याद हो, अगर मैंने आपको बहुत बार वीडियोस में समझाया है जब मैं पेपर डिस्कशन कर रहा हूं कि देखिए 2 ट्रायंगल हैं, इनको ध्यान रखना। अल्टीमेटली जब वो सर्कल्स ड्रॉ करके आप टेंजेंट वाइजेंट ड्रॉ करते हो तो कहानी क्या बनती है मैं समझाता हूँ। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक परपेंडिकुलर बनता है, उसकी लेंथ इधर आता है। जब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है तो ये होता है R1 - R2 रेडियस का डिफरेंस। मैंने आपको इवन कुछ एग्जांपल लेके भी समझाए हैं, इसको बताया है कि ये क्यों लिख रहा हूँ।
और ये होता है उनके सेंटर्स के बीच की दूरी C1 C2। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के केस में भी यही होता है, कुछ भी अंतर और नहीं होता है कि ये हो जाता है TCT ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। यहाँ बस ये R1 + R2 होता है। तो आप मेरे पुराने वीडियोस को रेफर कर लेना, वहाँ पर आपको इसका डिस्कशन मिल जाएगा कि क्यों। देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, सम ही तो निकालना है किसका, इन दोनों का। तो ये कैसे आएगा, देखो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ रेडियस लिखो तो ये हो जाएगा आपका 8 - 4 आपका 4 आ जाएगा। यहाँ पर 8 + 4 ये आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। ये दूरी आपको दी है 24 सेंटीमीटर, ये दूरी यहाँ पर भी वही रहेगी 24 सेंटीमीटर। आप देखिए आपको करनी है कैलकुलेशन। तो चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं। देखिए कैलकुलेशन करने में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, देखिए सब में यहाँ पर मुझे एक 4 का कॉमन फैक्टर दिख रहा है जो मैं निकाल सकता हूँ। तो 4 का वो कॉमन फैक्टर पहले निकाल देते हैं। तो यहाँ 6 बचेगा, सबको 4 से डिवाइड करो, यहाँ 1 बचेगा। और यहाँ पर भी ध्यान से देखना, इसको अगर 4 से आपने डिवाइड किया तो ये आपको 3 दे देगा और ये आपको क्या दे देगा, 6 दे देगा। 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करके जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो बाद में फिर से एक 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे आंसर में कहीं कोई कमी नहीं आएगी, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो आप चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए ध्यान से, अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में निकालने की कोशिश करूंगा तो ये कहीं ना कहीं आपको देखो क्या बनाएगा। अब मुझे ये भूल जाना है 24 और 4 मेरे लिए काम की चीजें ये हैं, 6 और 1 ये मेरे लिए काम की चीजें हैं। अब अगर 6 और 1 मेरे लिए काम की चीजें तो आप देखो जरा, यहां से आपको देगा रूट ऑफ, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपको मिलेगा √35, 6² - 1², ये बना √35। अब देखिए यहाँ पर जब ये √35 बना, अब यहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको √35 नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर तो ये 6² और यहाँ पर ये वैल्यू आपको दे रहा है कितना, 3²। इवन फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर मैं इसको निकालना चाहूँ यहाँ पर तो ये 3 भी कॉमन हो रहा है। 3 अगर कॉमन हुआ यहाँ पर तो आप देखो यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, तो ये बचेगा 3√3 अल्टीमेटली। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर मुझे √35 का टर्म मिल रहा है, यहाँ मुझे 3√3 का टर्म मिल रहा है। और अल्टीमेटली इनको जोड़ने के बाद मुझे 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने डिवाइड कर रखा है 4 से पहले। समझ में आ रहा है, ये वाला जो 3 से मैंने डिवाइड किया था वो तो मैंने मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर दिया। तो आप खुद ही देख लो कहां पर √35 और प्लस 3√3 आ रहा है और साथ में 4 से मल्टीप्लाइड है, वो केवल पहला ऑप्शन है और सिर्फ पहला ऑप्शन ही सही हो सकता है और कोई भी आंसर यहां सही नहीं हो सकता। इवन अगर आप ध्यान देते तो आप खुद ही जो है इन दोनों ऑप्शन को रिजेक्ट भी कर सकते थे। ये वाला ऑप्शन जो है सेकंड वाला ऑप्शन और फोर्थ वाला ऑप्शन वैसे भी पहले ही रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि कोफिशिएंट मैच ही नहीं करते। √35 के साथ 4 आना चाहिए, यहाँ 16 आ रहा है, यहाँ 4√3 आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते थे किसी भी तरह से। ठीक है, और उसके बाद आप 3√3 देखते तो उसका कोफिशिएंट भी आपको पता है कि 3√3 का कोफिशिएंट क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो ये पहला ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल एक ही दिख रहा है मुझे, 3√3 + √35, यहाँ पर भी 3√3 + √35। तो ये अभी मुझे दिख गया है। एग्जाम में अगर नहीं भी दिखता तो कोई टेंशन नहीं है ना, अगर एक ऑप्शन मैच कर गया तो उसको लगा दो, या तो नंबर सबको मिल जाएंगे। अगर एक और ऑप्शन मैच करा तो ये उनकी गलती ना, हमारी थोड़ी ना है। तो एग्जाम में आप बिल्कुल PhD करने मत बैठो, मुझे गलती से दिख गया तो मैंने बता दिया, ठीक है, कि ये दोनों मैच कर रहे हैं, एक ही तरह दिख रहे हैं बिल्कुल, तो ये दोनों सही हो गए, है ना। वरना एग्जाम में एक ऑप्शन मैच किया, खुशी खुशी आगे बढ़ जाओ, ठीक है, आगे टेंशन नहीं लेनी मुझे कि भैया कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं है। दोनों सही होंगे तो वो क्वेश्चन का बेनिफिट सबको मिलने वाला, मैं क्यों समय बर्बाद करूं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। बाकी इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बस कैलकुलेशन के तरीके को ध्यान रखना है। दोनों ट्रायंगल्स बहुत जरूरी हैं, DCT और TCT में कभी गलती आपसे नहीं होने वाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 433। क्या कह रहा है सर, कह रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है जहां पर AB की वैल्यू 10 दे दी, BC की वैल्यू 16 दे दी और AD की वैल्यू 8 दी है, और कह रहा है AD एंड इज परपेंडिकुलर टू साइड BC, AD = 8 सेंटीमीटर एंड इज परपेंडिकुलर टू साइड BC। ठीक है, तो A से D AD ज्वाइन किया गया है और वो कह रहा है कि ये BC पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। AD 8 सेंटीमीटर तथा यह भुजा BC के समलंब है, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर है। तो AC का मान पूछ रहे हैं, चलिए करते हैं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ड्रॉ किया, ये वैल्यू देखो क्या है, AB की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 10, BC की वैल्यू दे रखी है 16 और यहाँ पर एक वैल्यू है AD की वैल्यू क्या दे दी है इन्होंने 8 दिया है, परपेंडिकुलर भी बोल दिया। अब देखिए बहुत ध्यान से आप देखो, कैलकुलेशन जब भी आसान करनी हो ना तो कॉमन फैक्टर्स हटा दो। तो मैं इसको देखो बोलने जा रहा हूँ 5, इसको बोलने जा रहा हूँ 4 और इसको बोलने जा रहा हूँ 8। जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। सब जगह 2 से डिवाइड किया, जब सब जगह 2 से डिवाइड किया तो मुझे देखो ये 4 और 5 बोलने लगे कि इसको 3 करो। 4-5 ने बोला इसको 3 करो, मैंने कहा क्यों करूँ, क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है। 3 4 5 3 4 5 का एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, इसलिए 3 हो गया। 8 - 3 ये कितना हो गया, 5 हो गया। अब आप कहोगे इसको निकालेंगे हम, ये भी परपेंडिकुलर होगा ऑब्वियसली, ये 90 तो ये भी 90। √25 + 16 ये बन जाएगा √41। फिर आप कहोगे देखो जो 2 से डिवाइड किया था हमने, अब उसको वापस लाओ,
सबको 2 से डिवाइड किया था ना, तो जो भी मुझे मिल रहा है ये 2 से डिवाइडेड मिलेगा, यानी यहाँ 2 और जुड़ जाएगा और आपको मिल गया 2√41 बिना किसी समस्या के। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि मेरा जो आंसर आने वाला है वो 2√41 यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, तो देखिए बहुत चीज़ें आसान होती हैं अगर आप चीज़ों को सही तरीके से करने की कोशिश करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ और चीज़ें मैं आपको अगर थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँ तो देखिए एक चीज़ तो ये है कि एक ऑप्शन मुझे साफ साफ दिखा जो रिजेक्ट हो सकता था। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताता चल दूंगा, भले ही कितने ऑप्शन भी रिजेक्ट हों। जैसे ये ऑप्शन चौथा, ये जब से क्वेश्चन में कर रहा था तभी मेरे दिमाग में आ गया था कि ये नहीं हो सकता। क्यों भाई, ये 4 × 9 के आसपास आ रहा है, ये कितनी हो गई 36 हो गया, ये वैल्यू 36 आ गई। अब आप कहो मुझे कि अगर ये वैल्यू 36 आ गई तो आपको पता है ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी एक साइड दो साइड्स के सम से छोटी होनी चाहिए, है ना। यहाँ देखो 16 + 26 हो रहा है, ये 36 आ रहा है, यानी ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं था। ठीक है, अब देखिए जैसे 4√41 की बात करते हैं तो देखिए 4√41 में क्या था, ये वैल्यू लगभग 6 से थोड़ा ऊपर आती है ना, 6 और 7 के बीच में है, तो 6.5 भी सोच सकते हो आप। तो ये 13 और 2 आपका 26 दे देता। अब देखो 26 जब आपको मिला तो इसमें भी आप जरा थोड़ा सा ध्यान लगाते, थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत थी, तो आपको परेशानी इसलिए नहीं होती क्योंकि ये वैल्यू एक्चुअली एग्जैक्टली 6.5 नहीं आएगी, ये थोड़ा सा रूट स्क्वायर रूट उससे थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, क्योंकि जो 6.5 का स्क्वायर होता है वो आपका 4225 होता है, तो ये वैल्यू थोड़ा सा उससे कम आ जाएगी, थोड़ा सा उससे कम आ जाएगी। तो ये वो कंडीशन जो आपको वायलेट होती दिख रही है वो यहाँ पर नहीं दिखेगी, बट एटलीस्ट अगर आप ध्यान से देखें तो एक ऑप्शन हम रिजेक्ट यहाँ पर कर पाए। ये एबिलिटी धीरे धीरे आएगी आपको कि कोई भी अगर ऑप्शन एब्सर्ड होगा तो कम से कम वो रिजेक्ट आप कर पाओगे, है ना। तो ये धीरे धीरे करके मैं बताता रहूंगा। बाकी ऑप्शन एलिमिनेशन में आप मेरे साथ बहुत कुछ सीखोगे अगर मेरे साथ काम करते रहे, पढ़ते रहे तो। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो बाकी इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बहुत आसान था, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से डायरेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका साइड 12 सेंटीमीटर है और पूछना है मुझे एरिया बताना है लार्जेस्ट स्क्वायर विच कैन बी ड्रॉन इनसाइड इट। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, इसमें बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। देखिए स्टैंडर्ड्स वाले कई लोगों को तो इसका फॉर्मूला भी रटा होता है, पर मैं कुछ और करा के दिखाता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे ये दो ऑप्शन इतने वाहियात लगे कि इनको रिजेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कैसे मैंने रिजेक्ट किया सर, अगर 12 सेंटीमीटर, अगर आपको याद हो मेरे डिस्कशन जो कि मैं 2016 से जब से यूट्यूब से वीडियो डाल रहा हूं तब से बोल रहा हूं, क्लासेस में तो मैं कई सालों से बात बोलता हूं कि स्टैंडर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल का ध्यान रखें। जब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड 2 होता है ना तो उसका एरिया जो होता है ना वो √3 होता है, और जब भी आपने साइड चेंज करी, लेट्स से साइड आपने 2 गुना करी तो एरिया क्या होता है 4 गुना हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। स्टैंडर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल्स पे कभी ना कभी वीडियो बनाऊंगा मैं, अलग से आपको समझाऊंगा। एरिया √3 होता है। अब देखो यहाँ पर साइड क्या हो गई 12 हो गई, अगर साइड 12 हो गई तो साइड हो गई 6 टाइम्स, 2 से 12 6 टाइम्स, एरिया क्या हो जाएगा 36 टाइम्स। आपको अगर √3/4 स्क्वायर आता है ना, आता है, आपको लगता है वो बहुत अच्छा है, इतना छोटा सा फॉर्मूला लगा लेंगे ना, मत लगाओ, समय की घोर बर्बादी है वो। ये चीज आप सीख लोगे, मैं आपको दिखाऊंगा कितने सवाल आपके लिए मजाक बन जाएंगे। तो यानी यहां पर आपको पता लग गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 36√3 है, यहां पर 6 टाइम्स 36√3। अब जरा जो स्क्वायर आप ड्रॉ करने जा रहे हो ना, वो कहां ड्रॉ कर रहे हो, इनसाइड इट, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर बना रहे हो। अरे भाई तो उसका एरिया कम होगा कि नहीं होगा, होगा, समझ रहे हो ना, उसका एरिया 36√3 से कम होगा। अब जरा सी और डी को जरा देखना, ये तो अगर आपने ऑप्शन एलिमिनेट ना किया तो ये हमारी मानवता की बेइज्जती है, ह्यूमैनिटी, राइट। इतना इंटेलिजेंस लेके कहां जाओगे भाई, इतना भी नहीं लगाओगे इसमें। 36√3 की वैल्यू आपको पता है 36 × 1.7 होता है, ये भी नहीं सोचना कितना होगा वो, ये पता है कि तीसरा और चौथा तो बहुत बड़े बड़े आंसर दिए हैं भाई, इनके बारे में तो नहीं सोच सकते, इनको रिजेक्ट कर दो। अब एग्जाम में जो कॉमन सेंस नहीं लगाते हैं और गलती से एग्जाम में अगर आपका 3rd और 4th ऑप्शन आता है, सोच लो आप अपने साथ कितना बड़ा गुनाह करके आते हो। तो उस गुनाह से मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, बाकी चलिए देखते हैं, बाकी 2 ऑप्शन बचे आपको, आप कैसे सही करें। देखो एक चीज मुझे और दिख रही है कि दूसरा वाला ऑप्शन ना पहले वाले ऑप्शन का डबल है, 1512, 3024, 864, 1728 डबल है, तो यानी कोई एक निकाल लेते हैं, कुछ आइडिया लगाते हैं उससे। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन का आंसर मेरे दिमाग में आ चुका है। ठीक है, फॉर्मूले से नहीं सर, ऐसे ही सोच के। देखिए मैं क्या विजुलाइज कर रहा हूं कि ये अगर मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल मुझे दिया है लेट से, और ये साइड में मान लेता हूं 12 12 12 मान लेता हूं। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैं विजुलाइज करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से आपको देखना है यहाँ पर, और मैं आपको कुछ ऐसा अल्टरनेट सिखाने जा रहा हूं जो कि आप रेमो मंत्रा के नाम से जीवन भर याद रखिए, आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, जब ये क्वेश्चन मैंने देखा था बहुत सालों पहले,
तो मैं फॉर्मूला नहीं लगाना चाह रहा था, ठीक है, कि नहीं करना, और मुझे कुछ ऐसा दिमाग में आया कि इस तरह की एनालिसिस भी इस क्वेश्चन में की जा सकती है। और ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप इसका जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है वो अगर आपने सीख रखा है तो भूल जाओ, अच्छी बात है, याद है तो, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो आपकी एबिलिटी को इन्हेंस कर रहा हूँ और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं कैसे सोचता हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर ये मिड पॉइंट होंगे तो आप कहोगे अगर ये मिड पॉइंट होगा तो ये जो वैल्यू होगी ये इसका हाफ होगी। मिड पॉइंट थ्योरम आपको ट्रायंगल में मालूम है, तो ये 6 होगा, ठीक है। पहली बार आपको टाइम लगेगा समझने में, दोबारा तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ये 6 होगा। अब आप बताओ मुझे ये वैल्यू क्या होगी। आप कहोगे कि जो हाइट होती है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, देखिए एरिया √3 होता है स्टैंडर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और जो उसका हाइट या अल्टीट्यूड होता है वो भी √3 होता है अगर साइड 2 होता है तो। अब साइड अगर आपने 12 कर दिया यानी 6 गुना कर दिया तो लेंथ कंपोनेंट 6 गुना हो जाते हैं, एरिया 36 टाइम्स। तो ये जो ओवरऑल वैल्यू आएगी ऊपर से नीचे तक, यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी होगी 6√3। अगर आपको ये स्टैंडर्ड इक्विलेटर पता है तो ये 1 सेकंड भी नहीं लगेगा लिखने में, ऐसे लिख दोगे 6√3। तो अब देखिए ये भी आपको पता है ना कि अगर आपने यहाँ पर मिड पॉइंट लिया तो ये हाइट क्या होगा, ये हाफ होगा, 3√3 के बराबर होगा। अब देखो एक रेक्टेंगल बनता हुआ दिख रहा है, इस रेक्टेंगल में जो आपने देखा साइड ये 6 है और 3√3 को अगर आप 1.7 × 3 लिखो तो ये 5.1 के आसपास है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको इधर सरकाऊंगा तो ये 6 वाली वैल्यू कम होगी, 6 वाली वैल्यू थोड़ा कम होगी, और साथ में ये हाइट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ये हाइट अब पॉइंट कहीं यहाँ आ जाएगा, हाइट बढ़ेगी। तो देखो मैं जो विजुलाइज कर पा रहा हूँ ना, वो विजुलाइजेशन मुझे स्क्वायर का कुछ ऐसा दिख रहा है। ये जो स्क्वायर का विजुलाइजेशन है मेरा, ये कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए। ये स्क्वायर कुछ ऐसा दिखेगा, इसको जब मैं इधर लाऊंगा तो ये हाइट ऊपर उठेगी और ऐसा कुछ स्क्वायर बनेगा, राइट। देखो ये जो स्क्वायर का एरिया आपको दिख रहा है ना, ये स्क्वायर का एरिया जो भी आपको दिख रहा है, जो रेक्टेंगल आपने बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, एरिया लगभग उसके बराबर ही दिख रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा चेंज तो मुझे नहीं दिख रहा है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली इक्वल है कि नहीं है, लेकिन आप अपनी आंखों पे थोड़ा भरोसा करके देखने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर ये एडिशनल एरिया था, इधर एडिशनल एरिया था, वो अब यहाँ जाके ऊपर चला गया लगभग। तो लगभग मुझे लग रहा है कि ये जो एरिया था यहाँ पर, ये 6 थी और 3√3 यानी 18√3 के आसपास मुझे दिख रहा था। जो मैंने स्क्वायर लिखा अभी, जो मैंने आपके सामने स्क्वायर अभी बनाया है, वो स्क्वायर में थोड़ा थोड़ा कम होगा, बट जो भी एरिया आने वाला है वो इसी के आसपास होगा, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिल रही है। अब इतनी इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपको ये चीज़ें पहले दोनों ऑप्शन को ध्यान से दिखाता हूँ। पहला ऑप्शन कैलकुलेट करते हैं, दूसरा ऑप्शन उसका डबल है, तो ये 1512 हुआ माइनस 864 इंटू 1.73 रफली हुआ। ये 1.73 को मैं अगर लिखूँ 1.75 माइनस 0.02 तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 1.75 जो होता है वो 7/4 होता है, और ये वैल्यू देखना आप डिवाइड होकर 216 देगा। सो 216 इंटू 7 निकालो जरा, कितना मिल रहा है, 1400 प्लस 112, ये हो गया 1512। अब जरा ध्यान से देखना, ये वाला टर्म जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो दे रहा है 1512, यानी ये खत्म हो गया। अब ये वाला माइनस इस वाले माइनस से देगा मुझे प्लस, और 864 इंटू 0.02 मुझे दिख रहा है 17 से थोड़ा सा ऊपर है, 17 प्लस 8.5 का डबल। अगर यहाँ पर 850 होता और उसको आप 0.02 से मल्टीप्लाई करते तो 17 मिलता, 17 से थोड़ा ज़्यादा है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ मैंने आपको दिखाया था, विजुअली दिखाया था कि ये जो एरिया आने वाला है ये 18√3 है। 18√3 की वैल्यू किसके बराबर है बताओ, 1.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.7 का मतलब होता है रफली 18 इंटू 1.7, तो ये 18 हो गया प्लस 12.6 यानी 30 के ऊपर आने वाला है। ये तो 17 के ऊपर ही आया, यानी करेक्ट आंसर क्या है आपका, दूसरा वाला। देखिए मैंने आपको जो अनकन्वेंशनल अप्रोच बताई है ना, ये शायद कोई नहीं बताता है, ठीक है, कोई नहीं बताता है। लोग यहाँ पर आपको 1000 फायदे बता देंगे कि भैया ऑप्शन में नन ऑफ दीज होता तो क्या होता, XYZ होता तो क्या होता। मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं आपको मना कर रहा हूँ कि आप कैसे सीख रहे हो वैसे ना सीखो, बिल्कुल सीखो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि उस प्रोसेस में ना ये चीज़ क्यों भूल रहे हो आप, ये चीज़ क्यों भूल रहे हो, ये चीज़ें क्यों नहीं एनालाइज कर रहे हो। ऑप्शंस ऐसे आते हैं, यही नहीं हर एग्जाम में आते हैं, कैट तक ऐसे ऑप्शन आते हैं जहां पर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये एबिलिटी देखिए, हर चीज की नॉलेज होना कि भाई मैक्सिमम एरिया कैसे निकालेंगे तभी आंसर लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं बार बार इंफेसाइज करता हूं कि ऑब्जेक्टिव पेपर में जो ऑप्शंस होते हैं वो क्वेश्चंस का पार्ट होते हैं, बिना ऑप्शंस के क्वेश्चन मत लगाइए। अब ये क्वेश्चन आपको ऐसे अगर पकड़ा दिया जाए बिना ऑप्शन के, आप रटोगे ना क्वेश्चन, बिल्कुल आपको फॉर्मूला रटना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में अगर ये सवाल आया तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि बिना कुछ जाने हुए, बिना कोई फॉर्मूला रटे हुए, बिना कोई डेरिवेशन किए हुए ये चीज आप कर सकते हो। और मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन करने में मुझे सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, ठीक है। इसका कारण यह है कि मैं इस चीज को विजुलाइज कर सकता हूं, ठीक है, मैं इस चीज को विजुलाइज कर सकता हूं। तो जो अप्रॉक्सीमेशन है मेरा वो बहुत अच्छा है, आई कैन अप्रॉक्सीमेट थिंग्स रियली फास्टर
कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, मैं यहाँ लिख रहा था तो मुझे टाइम लग रहा था, शायद ये भी आपको फास्ट लगा हो। अगर मैं इसको मेंटली करूंगा तो मैं शायद और तेज करूंगा। तो ये थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा हैबिट जनरेट करिए, इन सब चीज़ों को अवॉइड मत करिए। लोगों को कई बार ये लगता है कि सब्जेक्टिव अप्रोच ही एक तरीका है एग्जाम निकालने का। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उस एग्जाम में 4 ऑप्शंस आते हैं, उनको यूज़ करना सीखिए। और इस तरह की चीज़ें कोई नहीं सिखाता है। जब मैं कहता हूँ कोई नहीं सिखाता है तो आई मीन इट। और आप तो स्टूडेंट हो, आप सब जानते हो, ठीक है। तो जो लोग बुरा बुरा कमेंट करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। बाकी बच्चे डिसाइड करेंगे कि क्या उनके लिए यूज़फुल है और क्या उनके लिए यूज़फुल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी फॉर्मूले वाला डेरिवेशन ओरेशन कभी करा के दिखा दूंगा कि क्या होता है उसका एक्सप्रेशन, बट मैं ये आपको जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये मेरे सामने एग्जाम में सवाल आएगा तो मैं ऐसे ही करूंगा। तो मैं अगर ऐसे ही करूंगा तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ये मैं आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बता रहा हूँ कि मैं कैसे करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको यही सिखा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में भी अगर बिना फॉर्मूले के हम इस चीज को लगा पा रहे हैं, क्या चाहिए, एक बेहतर कैलकुलेशन, क्या चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस। तो कई सवाल ऐसे होंगे एग्जाम में जो आपको लगेगा कि आपकी रेंज के बाहर हैं, इनका फॉर्मूला मुझे नहीं पता, कैसे करेंगे। फॉर्मूला डिपेंडेंट रहोगे तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर आपके अंदर ये वाली सोच जगी हुई है ना, सवाल नहीं छूटेगा, हो जाएगा, भले ही उसके बारे में ज्यादा कुछ ना आता हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ते हैं। कह रहा है PQRS एक रेक्टेंगल है, रेशियो साइड का दिया है 3:1 PQQR का, और डायगोनल की लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है PR की। एरिया बताना है। PQRS आयत है, भुजा PQQR का अनुपात 3:1 है। यदि विकर्ण PR की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो बताना है क्षेत्रफल क्या है। रोक नहीं पा रहा हूँ, आंसर मार्क करना पड़ रहा है मुझे कि यही आंसर होगा। कैसे सर? देखो, अगर आपने इसको 3 और 1 बोला, मैंने कहा ये 3 है, ये 1 पार्ट है, आप ये निकालो जरा, ये वैल्यू √10 आई। अब √10 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? आपको 10को। √10 अगर 10 को करस्पॉन्ड कर रहा है तो आपका मल्टीप्लायर हो गया √10, मल्टीप्लायर हो गया √10। इसका मतलब अगर आप इस दोनों डायमेंशन को करेक्टली निकालना चाहते हो तो आप दोनों को √10 से मल्टीप्लाई कर दो, सही हो जाएगा। पहले मैंने 3 और 1 माना, लेकिन ये कह रहा है नहीं, फिर तो ये √10 आएगा, 10 होना चाहिए, तो सबको √10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए एरिया क्या होगा आपका, एरिया सिंपली हो जाएगा 3√10 इंटू √10, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई, 10 इंटू 3 30 हो गई। कितना आसान सा सवाल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें कोई दम नहीं था, इसमें समय लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 436 क्या कह रहा है? कह रहा है ABCD एक रेगुलर हेक्सागन है, तो बताना है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ACE एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल AEF। ABCD एक सम खटभुज है, त्रिभुज ACE के क्षेत्रफल तथा त्रिभुज AEF के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। बनाते हैं जरा हेक्सागन, देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये आपको दिया है ABCDE एंड F, और देखो ACE की बात कर रहा है तो A, C और E को मैंने ऐसे ड्रॉ किया, और AEF की बात कर रहा है, एक अलग कलर इस्तेमाल करते हैं, A और E और F, यानी यही वाला हो गया, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। तो इस वाले ट्रायंगल का इससे एरिया निकालना है। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 3:1 इसका आंसर है। कैसे विजुलाइज करो आप, यहाँ पर आप इसका पॉइंट लो, सेंटर जो होगा ना हेक्सागन का, यहाँ से इन तीनों को ज्वाइन कर दो। इन तीनों को अगर आप ज्वाइन करते हो ना तो ये वाला एरिया इसके बराबर आता है। आप थोड़ा करेक्ट अगर ड्रा करोगे इसको तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला एरिया इसके बराबर है, यानी ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, क्योंकि ये 3 इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो जाएगा। तो ये अंदर 3 है और बाहर ये 1 है, जिसका रेशियो मुझे निकालना है। इसका आंसर हो जाएगा 3:1। तो आप हेक्सागन में जो वेरियस पॉसिबल हिडन डायग्राम्स हैं, अगर उनको एक बार आप सीख लेते हो तो हेक्सागन के सवाल में कभी कोई दिक्कत होगी नहीं, आपको बहुत आसानी से होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, फॉन्ट बहुत छोटा है, मुझे भी तकलीफ हो रही है पढ़ने में, आपको भी होगी, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। 37 कह रहा है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, समलंब है ABCD, साइड AB और CD पैरेलल हैं, ABCD एक दूसरे के समांतर हैं। AB की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, CD की वैल्यू 18 सेंटीमीटर है, BC की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, AD की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है ए लाइन पैरेलल टू AB डिवाइड्स ट्रेपेजियम इन 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल पैरामीटर। AB के समांतर एक रेखा समलंब को 2 बराबर परिमाप वाले हिस्सों में काटता है। तो आपको बताना है कि दिस लाइन कट्स BC at E एंड AD at F। ओके, ये BC को E पर, AD को F पर काटती है। BE और EC का रेशियो AF और FD के रेशियो के बराबर है, तो बताना है BE और EC का रेशियो क्या है सर। चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये क्या है क्वेश्चन, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिया हुआ है इन्होंने, ये कह रहे हैं कि ये जो है ट्रेपेजियम ABCD दिया हुआ है, और साथ में इन्होंने क्या बताया कि भाई आपकी AB की वैल्यू 6 है, CD की वैल्यू जो है वो 18 है, BC की वैल्यू 8 है, AD की वैल्यू आपकी 12 है। और कह रहा है कि एक लाइन है, वो लाइन इसको आपको इस तरीके से काट रही है, ऐसे करके, है ना, जो इसके पैरेलल है। ये दिया हुआ है कि AB के पैरेलल लाइन है, और ये इसको किस पॉइंट पे काट रही है,
इसको BC को आपको E पे काट रही है और AD को F पे काट रही है, ठीक है। और BE-EC का रेशियो जो है AF और FD के बराबर है, ये F पॉइंट है, AF और FD के बराबर है, ठीक है। आपको क्या बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए पहले तो मैं सवालों को देखता हूँ, उसके पहले मेरा नज़र जाता है यहाँ पर और फिर नज़र आती है यहाँ पर, ठीक है। और नज़र जाते ही मैंने कहा ये और ये नहीं हो सकते। क्या आपके अंदर इस लेवल की ऑप्शन एलिमिनेशन की पावर है? नहीं है तो मुझे फॉलो करते रहो, हो जाएगी, ठीक है। ये कौन सिखाता है? कोई नहीं, है ना, क्योंकि वहां पर आपको क्वेश्चंस करा दिए जाते हैं लिखवा के और बिल्कुल फार्मूला लगा के हो जाता है। कॉमन सेंस और लॉजिक तो कहीं रहते ही नहीं है। एग्जाम में आप देखो ना किस तरह के ऑप्शंस आते हैं, तो इसको अगर इस डायमेंशन को आप नहीं सीखोगे सर तो कैसे इस्तेमाल करोगे? आपके लिए ऑप्शन एलिमिनेशन जो आपने सीखा है वो उसकी रेटिंग है 1 आउट ऑफ 5, अगर मैं रेट करूँ तो 1 है। तो वहां तक पहुंचिए ना कि आप क्वेश्चन आपके सामने तुरंत दम तोड़ दे। क्यों रिजेक्ट किया मैंने? सर मैंने इसको कोशिश किया कि ना ऐसे मिड पॉइंट पे ज्वाइन, लगभग अभी जो ज्वाइंट है ये मिड पॉइंट पे ज्वाइंट है लगभग। अब देखो कह रहे हैं 1/2, अगर आपने 1/2 बोला BE और AC का रेशियो, मतलब ये पार्ट कम होगा ये पार्ट ज्यादा होगा, जैसा अभी ड्रॉ किया मैंने, कह लो मिड पॉइंट के थोड़ा ऊपर, ये पार्ट कम और ये पार्ट ज्यादा। आप बताओ इन दोनों पार्ट के पेरीमीटर कभी बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं। इसमें देखिए जो आपकी ये साइड है ये तो दोनों में कॉमन है, इस पार्ट में उस पार्ट में, और फिर देखो ये इतना बड़ा, ये भी इससे बड़ा, ये भी इससे बड़ा, एक कॉमन, कैसे बराबर हो जाएगा पेरीमीटर? नहीं हो सकता ना। एक साइड कॉमन और बाकी साइड, अगर आपने इस रेशियो को 1:2 या 1:4 लिया, जो पहला और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, आप लेके देखो ना जरा, ये क्या होगा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, कैसे पेरीमीटर इन दोनों पार्ट का बराबर हो जाएगा? भाई आंखों से दिख रहा है, नहीं हो सकता है, दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब क्या बचा? 2 और 4। अब 2 और 4 जब बचा है, दो ऑप्शन दोनों में से एक कोई सही होगा, ठीक है। आप बताओ किसकी प्रोबेबिलिटी आपको ज्यादा लग रही है, जरा दिमाग लगाओ। ये देखो 6 है और ये आपका 18 है, अच्छा खासा गैप कवर करना है आपको। तो आप जरा विजुअली अगर एनालाइज करो, आप कहोगे कुछ ऐसा अगर कर लेते ऐसे, तो देखो यहां पर क्या होगा, ये साइड इससे बड़ा हो जाएगा, ये साइड इससे बड़ा हो जाएगा, है ना। आप कुछ ना कुछ बराबर होने की संभावना है, लेकिन वो क्या संभावना है, 2 या 4 समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए जो थोड़ा इंट्यूशन अगर आपको अच्छा होगा तो आप 4 तुरंत मार्क कर दोगे। इंट्यूशन अगर उतना अच्छा नहीं है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको उस लेवल के एनालिसिस करने में, कोई तकलीफ नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आपका गट फीलिंग आपको लगेगा कि 2 का मतलब क्या हुआ, 2:1, मतलब एक लाइन अगर ऐसी है तो उसको मैं ऐसे बांट रहा हूँ 2:1 में, लेकिन 4:1 का मतलब यह है कि वो और करीब जा रहा है। यहाँ पर 2:1 कुछ ऐसा होगा, 2:1 कुछ ऐसा होगा, और 4:1 में कुछ ऐसी कहानी होगी, लेकिन गैप काफी कवर करना है। देखो ये 6 है और ये 18 है, 12 का गैप है। अब देखो इसको कैसे करना है, लेट्स से हम 4 को चेक कर रहे हैं। अगर आपको 4 को चेक करना है कि भाई 4:1 में ब्रेक करेगा, ये 4 होगा, ये 1 होगा, ये 4 होगा और ये 1 होगा, तो आप जरा ध्यान से देखो। आप कहोगे यहां पर जो ये दोनों साइड्स हैं 6 और 12 18, इसमें कितने का गैप है? 12। यानी अगर इन दोनों साइड्स को ही मैं कंपेयर करूं तो इसमें 12 का गैप आ रहा है। अगर इसमें 12 का गैप है और ये साइड तो कॉमन है, दोनों के पेरीमीटर में आ जाएगी, दोनों के पेरीमीटर में आ जाएगी, दोनों में कॉमन है। तो अब देखो ये और ये अगर मैं निकालूं तो इस केस में, ऊपर वाले ट्रेपेजियम के केस में, इसका और इसका सम जो है ना, इसका और इसका सम कहीं ना कहीं एडिशनल होना चाहिए इनके कंपैरिजन में। कितना? 12, तभी ये बैलेंसिंग होगी। यहां से ऑलरेडी इसके पास एक डेफिशिएंसी है 12 की, तो इसको यहां से और यहां से इनके कंपैरिजन में गेन करना है कितना? 12, तभी बराबर होगा। अब देखो कैसे गेन कैलकुलेट करेंगे। इस रेशियो में डिफरेंस कितना है? 3। इस रेशियो में डिफरेंस कितना है? 3। टोटल लेंथ कितना है? आप देखो जरा, डिफरेंस मतलब क्या, कितना गेन है इसमें। 4:1 अगर लिया तो आप कहोगे ये वैल्यू जो है पूरी की पूरी 12 है, ये वैल्यू पूरी की पूरी क्या है? 8, यानी टोटल लेंथ कितनी है? 20। 20 को अगर मैं 4:1 में डिवाइड करूं तो गैप कितने का बनेगा? 3 का, तो 3/5 बनेगा आपका। अब देखो 3/5 ऑफ 20 12 का गैप दे रहा है, यानी यहां पर इसने दोनों ने मिला के इन दोनों के रेस्पेक्ट में कितना गेन कर लिया? +12, यानी 12 की डेफिशिएंसी 12 बैलेंस हो गया, पेरीमीटर बराबर हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो गया? 4। अगर 4 गलत होता तो क्या सही होता? 2। तो ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू चलोगे, रास्ता आसान हो जाएगा, वरना वेरिएबल यूज करते रहोगे और सारी चीजें मुश्किल हो जाएंगी। तो ये आपको एज रैमो मंत्र ध्यान रखना है कि कैसे ऑप्शन का आप बेहतर इस्तेमाल करके अपने जीवन को काफी सरल बना सकते हैं, जो कि अभी बहुत जटिल समस्याओं में बंधा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं मजे से। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ 42 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 14 सेंटीमीटर है, उसको क्या किया गया है? एक सर्कुलर शीट से काटा गया है। तो बताना है कि मिनिमम एरिया उस सर्कुलर शीट का क्या हो सकता है। तो जरा देखते हैं, रेक्टेंगल बना देते हैं भाई। देखो ये रेक्टेंगल हो गया, है ना। अब अगर हमने ये रेक्टेंगल बनाया, आप मुझे बताओ, तो अब देखिए कि
सर्कल ड्रॉ करोगे, सर्कल ड्रॉ कर लो, चलो ऐसे करके ड्रॉ करें, है ना। तो देखिए हमें चाहिए मिनिमम एरिया सर्कल का। अब देखो ध्यान से, अगर इस सर्कल को मैं थोड़ा सा और देखो, आप जरा मिनिमाइज करने ये कि मिनिमम कंडीशन क्यों है इसको मैं समझाता हूं पहले। अगर आपने इस सर्कल को, आपने कहा कि इस सर्कल को मैं थोड़ा सा नीचे सरकाऊंगा, अगर आपने इस सर्कल को थोड़ा सा भी नीचे सरकाया तो आपका क्या होगा, ये यहां से कट जाएगा कि नहीं, ये और इसको कट कर देगा ऐसे, तो ये पूरा रेक्टेंगल नहीं बनेगा इस डायमेंशन का। ये डायमेंशन मैंने फिक्स कर दिया कि ये 14 है और ये आपका 42 है। अब मिनिमम ये इसलिए है क्योंकि आप इससे नीचे एरिया नहीं कर सकते हो। आप जरा ऊपर नीचे खिसका के देखो, कहीं खिसकेगा नहीं, जैसे आप खिसकाओगे ये थोड़ा सा पोर्शन इसका कट हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा पोर्शन कट हो जाएगा, तो वो उस लेंथ का आप काट ही नहीं पाओगे, यानी ये चारों कॉर्नर से टच होकर निकलेगा आपका सर्कल। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, आप ऐसे समझ लो कि एक कॉर्ड दी है आपको, ये एक कॉर्ड आपको दी है ये, और आपको निकालना है क्या, एरिया। एरिया निकालने के लिए आपको पता है आपको चाहिए रेडियस। अगर आपको रेडियस चाहिए तो ये कॉर्ड है, तो आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो ये आपको देगा 21, और ये वैल्यू आपको पता है कि इसको आपने ऐसे ज्वाइन किया अगर, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 7, ठीक है, हाफ ऑफ 14। ये हुआ रेडियस सर्कल का। अब रेडियस जरा निकाल लो, 7 कॉमन फैक्टर है 7 21 में, तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो गया 1, 7 से डिवाइड किया मैंने, 7 से डिवाइड कर दिया, बाद में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 1 का जो रिजल्टेंट होगा ये आपका, देखो ध्यान से, ये आपका निकालना है मुझे 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना, परपेंडिकुलर और बेस, तो ये हो जाएगा रूट आपको दिख रहा है 10, है ना, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मैं रेडियस निकाल रहा हूँ, फिर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 रूट 10 बन जाएगा। अब 7 रूट 10 अगर बना है तो मैंने आपको स्टैंडर्ड सर्कल भी बताया हुआ है, अगर ध्यान नहीं है तो आप पुराने वीडियो देखें कि जब रेडियस 7 होता है तो एरिया जो होता है 154 होता है, 154 होता है, लेकिन यहाँ पर रेडियस रूट 10 टाइम्स है, रूट 10 टाइम्स होगा तो एरिया क्या होगा, रूट 10 स्क्वायर टाइम्स होगा, यानी 10 टाइम्स होगा, यानी आंसर आ गया आपका 1540। कितना आसान क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे, आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं आप इस तरह से चीजें अगर करना शुरू करेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी नजर नहीं आएगी, आराम से आप चीजें कर सकते हो, कोई चैलेंज नहीं है। और देखो कैलकुलेशन में मैंने कहा ना कि मैं फार्मूले को इतना नापसंद करता हूं कि मैं पाई आर स्क्वायर भी नहीं लगा रहा हूं। देखो क्या कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, रेडियस 7 होता है तो 154 होता है एरिया, रूट 10 टाइम्स हो गया तो 10 गुना हो गया, ठीक है। तो फार्मूला फ्री मैथ्स में इसको ऐसे नहीं बोलता हूं कि मैं शायद सबसे कम फार्मूले इस्तेमाल करता हूं टीचर और स्टूडेंट मिला के पूरी कम्युनिटी में। तो अगर आप सीखना चाहते हो इस चीज़ों को तो आप सीख सकते हो, बस थोड़ा सा ट्रस्ट करके चलना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा चीज़ें चेंज होने में। बचपन की गलतियां ऐसे नहीं जाती हैं, थोड़ा वक्त लगता है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि एन इक्वल ट्राइंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल एज शोन इन द फिगर। ए स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया is made inside this triangle is shown. Another circle made inscribe the square. What is the ratio of area of the large circle and the small circle? जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, एक सम त्रिभुज ABC एक वृत्त में बनाया गया है, जैसा दर्शाया गया है, सबसे बड़े संभावित क्षेत्रफल वाला वर्ग इस त्रिभुज के अंदर बनाया गया है। एक और वृत्त वर्ग के अंदर बनाया गया है, बड़े वृत्त तथा छोटे वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो देखिए एक तरीका तो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका इस क्वेश्चन को करने का हो सकता है, ठीक है, पर थोड़ा सा ऑप्शन को इन्वेस्टिगेट करते हैं। आपको पता ही है जब भी क्वेश्चन थोड़ा जटिल लगने लगता है आपको ठीक है, मेरे को क्वेश्चन ज़्यादा आसान लगते हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑप्शन में भी जाता हूँ, पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करूंगा, उसके बाद फिर देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 15 - 12 रूट 3 बड़ा सर्किल का छोटे सर्किल से एरिया पूछा है, ध्यान रखना, बड़े का छोटे से। तो आपको पता है ना कि पहला वाला कंपोनेंट बड़ा होना चाहिए, दिख रहा है ना सर, पहले बड़ा वाला का एरिया ज्यादा होगा ना। अब देखो यहाँ पर 12 इंटू रूट 3 लिख के ही इन्होंने इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन देना ही हमारे लिए इन्होंने ऑप्शन क्यों दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा। और अगर ये ऑप्शन आप देख के एलिमिनेट नहीं कर पाते हो तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो, मशीन की तरह बिहेव कर रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो आप। कैसे किया मैंने, 12 इंटू रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, 1.7 होती है कि नहीं। 12 इंटू 1.7 करो जरा, 15 से ज्यादा हो गया, नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया। अरे भाई पहला पार्ट नेगेटिव कैसे हो सकता है, सही है, बेवकूफ समझ रहे थे हमें, हमने रिजेक्ट कर दिया इनको, ठीक है। ये देखो यहाँ 7 - 4 रूट 3 है, इसमें अगर आप 9 कॉमन ले लो तो ये भी बन जाएगा 7 - 4, 9 कॉमन लिया तो 9 7 जा 9 4 जा, यानी 7 - 4 रूट 3 अगर निकालें तो इन दोनों का काम बन सकता है, क्या क्या वैल्यूज होंगी। अब देखो 7 - 4 रूट 3 देखना, 7 - रूट 3 1.7 के आसपास हुआ, -6.8। जरा देखो इनका अगर डिफरेंस आपने लिया इसमें तो ये वैल्यू 0.2 के आसपास आ रही है, एक्चुअली उससे भी कम होगी क्योंकि ये 1.73 होता है, बट स्टिल 0.2 के आसपास आ रही है। ये 8 दिया आपने तो इसको 0.2 दे सकते हो, सरासर ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसके अलावा कोई शब्द नहीं मेरे पास, ये वाकई में गुनाह है भाई, पहले वाले का एरिया बड़ा होना चाहिए। आप मुझे बेवकूफ समझते हो, इस तरह के ऑप्शन देखिए, रिजेक्ट कर दिया। फिर आप कहोगे ये 9 टाइम्स आएगा, अरे भाई 9 टाइम्स भी आ गया, 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा 1.8,
इसको 9 टाइम्स कर लो, इस ऑप्शन को देखने के लिए 1.8 हो गया। अब 4 यहां पर है तो यहाँ 1.8 आएगा। अरे सर ज्यादा आना चाहिए, करेक्ट, कैंसिल हो गया। अब देखो एक ऑप्शन जो बचा है ना, इसका सही होना इसकी मजबूरी है। इसका सही होना क्या है? इसकी मजबूरी है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं सर कि इसका सही होना इसकी मजबूरी है। मैं क्या करूं बताइए आप, ठीक है। अब ये सब सवाल देख के आप लोग डरे पड़े हो, पता नहीं कहाँ से, सिंगापुर से मैंने सोचा लोग किताब ला के पढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग बता रहे थे कि सिंगापुर की किताबों से सवाल आए थे, तो वो भी पढ़ो। ये क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? ये अपना कॉमन सेंस जब आपने रख दिया ना ताक पे, तब समस्याएं आ रही हैं, वरना पेपर में कुछ नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये और कॉन्फिडेंस से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैं 7वां पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। आप सारे सोल्यूशन देखना जाके। जब क्वेश्चन देख के डर जाओगे तो कैसे काम चलेगा? आप देखना क्वेश्चन देख के आप क्यों डरे, क्योंकि आपको अपने लॉजिक और कॉमन सेंस पे भरोसा नहीं। आप सोचते नहीं, नई सिचुएशन में आप बिल्कुल नहीं सोचते हो। आपको वो देखी दिखाई सिचुएशन जब मिलती है ना तो बड़ा खुशी होती है आपको। पर आप बताओ, वो चीज तो हर कोई करके आता है, किताबें तो रट के हर कोई आता है। थोड़ा अलग से सोचो, ये कितना मुश्किल है भाई कि बड़ा वाले सर्कल का एरिया ज्यादा होगा, छोटे वाले का कम होगा। मैं वही खोज रहा हूं कि अगर 2 ऑप्शन तुम मुझे ऐसे दे दो तो मैं करूं कैलकुलेट, जाके पता करता हूं कुछ, या कुछ और तरीका लगाता हूं दिमाग। यहां कुछ है ही नहीं है, यहां 3 ऑप्शन गलत हो गए पहले, तो चौथा सही होना उसकी मजबूरी है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसे सीखना है, बेहतर बनोगे, क्योंकि आप अपनी सोच से काम कर रहे हो। ये कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, लोग आके बोलते हैं ट्रिक है। ये कौन सी ट्रिक है भाई? हम यही कर रहे हैं ना कि बड़े वाले सर्कल का एरिया बड़ा होना चाहिए छोटे वाले से, ये कौन सी ट्रिक है? ये लॉजिक और बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आपको ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि ये बेसिक लॉजिक में पढ़ा रहा हूं आपको, और आप इसको ट्रिक का नाम दे रहे हो। ट्रिक जानते हैं क्या होती है? कि आपको कुछ ऐसा बता दिया गया कि ऐसा आएगा तो ऐसा करना, वो ट्रिक होती है। ट्रिक नहीं है ये, तो मैं आपके बेसिक कॉमन सेंस से पूछ रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरी बातें बुरी लगी तो क्षमा करिएगा, ठीक है। कई बार मुझे गुस्सा आता है कि आप लोग अपना कॉमन सेंस क्यों नहीं यूज करते। करिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं 40। क्वेश्चन 40 कह रहा है कि एक प्रिज्म है जिसका रेगुलर हेक्सागोनल बेस है, जिसका साइड आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाइट प्रिज्म का 24 सेंटीमीटर है। इसको 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया गया है, जिसमें 2 परपेंडिकुलर कट्स लगे हैं, ए शोन इन फिगर। व्हाट इज द सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 4 पार्ट्स? एक प्रिज्म का आधार एक समखंडभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। प्रिज्म की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसे 2 लंबवत कटाव द्वारा 4 बराबर भागों में काटा जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। चारों भागों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग क्या है? अब देखिए, कटिंग के जो भी सवाल एग्जाम में आए, ठीक है, क्यों लोग परेशान हो गए आपको पता है? क्योंकि वो सरफेस एरिया स्टैंडर्ड फिगर के अलावा लिखना ही नहीं जानते थे। और ये प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं क्यों है। ये प्रॉब्लम सिर्फ फॉर्मूलों की वजह से है। आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले रट रखे हैं, अब वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले जहां लगते हैं वहां वैल्यू डाली, हो गया काम। लेकिन यह फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसका नहीं पता कि 4 बराबर भागों में बटा, तो क्या करेंगे लोग? क्या करेंगे आपको पता है? अब इसको काट के इसका भी फॉर्मूला बना देंगे। इतनी बुरी हालत है। आपको अभी समझाता हूं मैं प्रॉब्लम क्यों हुई होगी सवाल में। कटिंग का कोई भी एक ऐसा सवाल नहीं था जो प्रॉब्लमेटिक था, बहुत आसान सवाल थे। सवाल ये कि आप प्रोसेस लर्न नहीं करते हो, आपको रटना बहुत जरूरी लगता है, वो छोड़ दीजिए। मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन कितनी आसानी से होगा, प्लस थोड़ा सा रेमो मंत्रा का इस्तेमाल करूंगा ताकि ये चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाए। देखिए, जब भी हेक्सागन आ रहा है इसको कुछ ना कुछ करना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल से। तो देखिए, रेमो मंत्रा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में 2 अगर ये साइड होती है तो आपका एरिया जो होता है ना, ये होता है √3, और जो आपका ये अल्टीट्यूड होता है ना, ये अल्टीट्यूड भी होता है √3 जब साइड 2 होती है। अब अगर साइड को आपने चेंज किया, 3 गुना कर दिया, तो एरिया क्या होगा? 9 गुना हो जाएगा, और अल्टीट्यूड क्या होगा? 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि अल्टीट्यूड लेंथ कंपोनेंट है। तो जब भी आप साइड चेंज करोगे तो डिपेंडिंग ऑन कितने गुना आपने किया, सारे लेंथ कंपोनेंट उतने गुना हो जाएंगे, और एरिया उसका स्क्वायर गुना हो जाता है। इसका इस्तेमाल मैं यहाँ से करूंगा, देखना बहुत मजा आएगा। साइड कितनी दी है? 12 दी हुई है, यहाँ 2 के बजाय 12 दी है, 6 गुना दी हुई है। तो मैं देखो क्या करने जा रहा हूँ, मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूँ, ये जरा ध्यान से देख लेना। बाद में हेक्सागन कभी ना कभी अलग से भी आपको पढ़ाऊंगा। हेक्सागन अगर आपके सामने दिया हुआ ना, तो हेक्सागन में अगर आपने ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल का इस्तेमाल किया तो आपको बहुत 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 आसानी होगी। देखो ध्यान से, मैं ऐसे बना रहा हूँ, इससे कंपेयर करवाऊंगा आपको। मैं इसका साइड मानता हूँ 2, अगर मैंने इसका साइड 2 माना तो आपको पता है ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, 6, सबका साइड 2 होगा, सबका क्या होगा? एरिया √3 होगा। यानी मुझे पता है कि पूरा जो एरिया होगा ना वो क्या होगा? 6√3 होगा। ठीक है, समय नहीं लगेगा सोचने में। साथ में देखो यहाँ पर क्या क्या लेंथ दी हुई है। एक इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला के लेंथ दी हुई है। आप जरा बताना इसकी लेंथ क्या होगी आपके हिसाब से? इसकी पूरी लेंथ क्या होगी? इसकी पूरी लेंथ हो जाएगी 4, डबल ऑफ ये साइड। तो मैं पहली बात दिखाता हूं, जब आप इसको काटोगे ना तो 4 बिल्कुल एक तरह के भाग मिलेंगे। बेस की बात कर रहा हूं। प्रिज्म स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसा नीचे वैसा टॉप में, और बीच में बनता है कर्व्ड सरफेस एरिया।
ठीक है, तो ये जैसा है इसी के ऊपर ऐसी ही फिगर आप रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, थोड़ा एक ऊंचाई वाला फिगर बनेगा, वो प्रिज्म है। अब जरा ध्यान से देखना, इसमें देखो किस किस लेंथ की जरूरत है मुझे। पहली बात तो चार पार्ट बिल्कुल एक ही तरह है, तो ये चारों पार्ट एक तरह है, कोई टेंशन नहीं। मैं एक के बारे में सोचूंगा, इस पार्ट के बारे में सोचूंगा, इसको मैं जरा बाहर निकाल लेता हूं। तो ये वाला जो पार्ट है कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं कि आपको थोड़ा तकलीफ ना हो देखने में। ये कुछ मुझे ऐसे दिख रहा है, एक पार्ट का निकालूंगा क्योंकि उन्होंने चारों पार्ट का पूछा है, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आप जरा करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को देखना, ये वैल्यू आप जरा ध्यान से देखो, आप कहोगे ये वैल्यू ना इसको करस्पॉन्ड करेगी, है ना। तो ये वैल्यू 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, अभी मैं 2 साइड के हिसाब से चल रहा हूँ। फिर आप कहोगे ये वाली वैल्यू क्या होगी भाई, मैं कहूँगा देखो इसको क्या किया गया ना, इसको ऐसे ज्वाइन किया गया है, ऐसे ज्वाइन किया गया है। अब ये जो लेंथ जो यहाँ दी हुई है इस पार्ट में, ये वाली लेंथ, ये किसको करस्पॉन्ड कर रही है, ये करस्पॉन्ड कर रही है इस इक्वल ट्रायंगल के अल्टीट्यूड को, √3। आप यहाँ लिख देना √3, ठीक है। फिर आप कहोगे ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है सर, मैं कहूँगा ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, ये आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ये आपको करस्पॉन्ड कर रहा है पूरे साइड को। ये साइड है ना आपका, तो यहाँ पर ये 2 है तो यहाँ भी ये 2 होगा, 2 को करस्पॉन्ड करेगा। फिर आप कहोगे ये क्या है, आपको दिख रहा है ना ये हाफ ऑफ द साइड है, तो आप कहोगे ये 1 को करस्पॉन्ड करेगा। खत्म हो गया, सारी डायमेंशन मैंने लिख दी विद साइड 2। शुरुआत आप यही करो, स्टैंडर्ड वैल्यू से शुरुआत करो। अब इसको मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कैसे करूँगा आप जरा ध्यान से देखना। एक चीज़ मैं और यहाँ पर लिखूंगा, ध्यान देना, ये जो एरिया है ये क्या है आपका √3 है। पूरा जो हेक्सागन है, पूरे हेक्सागन का एरिया क्या हो जाएगा आपका 6√3 स्टैंडर्ड। अब देखो जब इसको आपने 4 बराबर भागों में काटा है, तो मैं सिर्फ बेस एरिया की अगर बात करूं, आपको पता है क्या हो जाएगा, वो भी पूरा एरिया जो है 1/4 हो जाएगा। बेस एरिया, इन सबके एरियाज बराबर होंगे ना बेस के, 1/4 हो गया। यानी जो 6√3 है इसको अगर आप 1/4 करोगे तो 1.5√3 बनेगा, ठीक है। ये हो गया। अब जरा ध्यान से समझना मैं क्या करने जा रहा हूं यहाँ पर। अब मैं इन सबको करेक्ट करने जा रहा हूं बेस्ड ऑन द गिवन वैल्यू। ये 2 नहीं दिया है, 12 दिया है, 6 गुना दिया हुआ है। तो देखो सारी वैल्यू 6 गुना कर दो, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। और जो एरिया है आप ध्यान से देखना, जब आप साइड्स को 6 गुना करोगे तो एरिया आपका 36 टाइम्स होता है। ये ध्यान रखना, जब भी आप साइड में चेंज करते हो तो साइड अगर 6 गुना हो गया यहां पर, तो एरिया में जो चेंज आएगा वो 6 स्क्वायर टाइम्स आएगा। तो 2 से 12 किया हमने, तो एरिया क्या होगा अब 36 टाइम्स हो जाएगा। तो 36 से इसको मल्टीप्लाई करो, 36 इंटू 1.5 आपका बनाएगा 54√3। 36 इंटू 1.5 54√3। ये जब आ गया सर क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं बचा, आपको लिखना है टोटल एरिया। इसका लिखो 4 से गुणा करेंगे। अब देखो इसका एरिया लिखने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। पहले तो आप कहोगे इसका एरिया बेस एरिया हो गया 54√3, पर आप कहोगे कि ये टॉप और बॉटम, मतलब मैं टॉप बॉटम एरिया लिख रहा हूं तो 54√3 नीचे और 54√3 ऊपर भी आएगा, यानी ये हो गया 108√3 प्लस, ध्यान से देखना आप, ये 12, ये 6, 30 हुआ, ये 30 हुआ। बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, बेस पेरीमीटर आपका हो गया 30 इंटू जो हाइट दी है 24 प्लस ये भी बच गया ना 6√3 इंटू 24, ठीक है। बेस पेरीमीटर है 12 + 12 + 6 + 6√3। ये जब आपने लिखा तो देखो √3 के टर्म को इकट्ठा कर लो आप, √3 के टर्म को इकट्ठा करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा 108, तो यहाँ मिल गया है। ये जरा ध्यान से देखना आपको कितना मिला है, ये 144 मिल रहा है, 6 इंटू 24 144। सो 144 और 108 मिलके हो गए 252√3 प्लस ये वाली जो वैल्यू आ रही है ये आपकी आ रही है 720। अब आपको पता है ये एक पार्ट का टोटल एरिया मिला, 4 पार्ट है, 4 से मल्टीप्लाई करना है और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर दिख गया कि दूसरा ही पॉसिबल है। दूसरा क्यों पॉसिबल है, क्योंकि देखो इसको मल्टीप्लाई करके 2880 आना ही आना है, और इसको अगर 4 से गुणा करेंगे ना तो डेफिनेटली ये तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 2880 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन और है। तो इस तरह से आसानी से आप लगा सकते हो। देखो जो भी क्वेश्चन आए थे, अगर आप प्रोसेस लर्न करते हो कुछ भी मुश्किल नहीं था, लेकिन जब आप अननेसेसरीली सब कुछ फार्मूला डिपेंडेंट है आपकी चीज़ें, ये वैल्यूज़ में आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप चीज़ों को ब्रेक करना नहीं जानते हो, तो प्रोसेस अगर लर्न करोगे तो सब कुछ आसान है। पेपर में कहीं कुछ डिफिकल्ट नहीं था, कुछ भी कठिन टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन आपकी जो कहते हैं ना रिलेटिवली चीज़ों को भी आप जब रिकॉल करते हो ना तो कन्फ्यूज हो जाते हो आप। हेक्सागन के बारे में आपको ये चीज़ें ठीक से नहीं आती है कि आप कैसे वैल्यूज़ को क्विकली लिख सकते हो। इस क्वेश्चन में दम और कुछ था ही नहीं, लेकिन आपने सवाल देखा, कटिंग देखा, डर गए, ठीक है, और वैल्यूज़ को आप क्विकली लिख नहीं सकते यहाँ पर। तो अगर आप ये स्टैंडर्ड चीज़ याद रखते हो, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, बहुत आसानी से क्वेश्चन होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा इस डिस्कशन में। इस तरह से हमने पार्ट 12 भी कहीं ना कहीं फिनिश कर दिया है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, एप्टेक्स की क्लासेस का डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, और फेलो एस्पिरेंट के साथ डिस्कशन करिए। बाकी अगले पार्ट का इंतजार करिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आया
तो शेयर करिए, नहीं आया तो मत कीजिए, तब भी अपनी लर्निंग को एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद, हैव ए ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।